हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में गाइज। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोग के बीच में नए सेशन के साथ। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइज, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ, हिस्ट्री जो भी है इसकी, ज्योग्राफी, आज इस वीडियो लेक्चर में गाइज पूरी थ्योरी क्लास को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन गाइज। और वैसे बच्चे जो जेपीएससी 11 जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गाइज हाल ही में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था 28 तारीख को, और जो 4 फरवरी को एग्जाम होने वाला था वो तो कैंसिल हो चुका है। तो पूरी तरह से जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कैंसिल है, लेकिन उम्मीद मत हारिए, एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था कि एग्जाम इसको जल्दी से ले लिया जाएगा। तो चलिए उसी को आगे सेशन में पढ़ते हैं गाइज, क्योंकि आप लोग को दोनों में पढ़ना है, जैसे सीजीएल हो या तो जेपीएससी में हो, दोनों को पढ़ा पंचायत व्यवस्था को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइज, पहला पॉइंट बोलता है कि यह मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। जो पढ़ा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है गाइज, ये एक उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था है। उरांव जनजाति, अगर झारखंड में देखा जाए तो संथाल के बाद जो सबसे बड़ी जनजाति आती है, उरांव जनजाति आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी गाइज, संथाल के बाद अगर आती है तो भाई तीसरा में उरांव जनजाति है, सेकेंड में मुंडा जनजाति है, याद रखिएगा, है ना। सॉरी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में संथाल है, दूसरा मुंडा है, तीसरा उरांव जनजाति है। तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है झारखंड की उरांव जनजाति है। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति का ही शासन व्यवस्था है। और ये शासन व्यवस्था जो है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलता जुलता शासन व्यवस्था है। ये पॉइंट का मतलब ये हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो हमारा जो पॉइंट है गाइज, इसमें जो इस शासन व्यवस्था में जो है गाइज, चूंकि ये शासन व्यवस्था जो है मुंडा जनजाति से मिलती जुलती है, तो इसमें भी कुछ प्रमुख पद होते हैं। और जो उस पद पर क्या होते हैं, व्यक्ति आसीन होते हैं, और उनका अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग विशेषता है। तो उन वैसे पद जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन पदों को देख लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले आता है महतो। इसका महतो पद का जो है कार्यभार क्या होता है, इनका क्या उत्तरदायित्व होता है, इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट बोलता है, इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है, जिसे महतो कहा जाता है। देखिए, पढ़ा शासन व्यवस्था में जो होता है कि प्रत्येक जितना भी गांव होता है उसमें एक प्रधान होता है। उस प्रधान को हम लोग महतो के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है, यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करता है। जो महतो जो होते हैं वो क्या करता है, ग्राम प्रधान होता है। तो गांव स्तर में जितने भी मामले होते हैं उनका निपटारा करने का काम कौन करता है, तो गाय भाई आपका महतो ही करता है। और महतो को हेल्प करने के लिए कौन से व्यक्ति आपका मदद करते हैं, तो गांव के जो बुजुर्ग अनुभवी लोग रहते हैं, कि इस मामले को, चाहे जो भी मामला हो, उस मामले को किस तरह से निपटाया जाए, ये आपका मदद करते हैं बुजुर्ग लोग गांव के, है ना। जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो लोग ये प्रधान को मदद करते हैं अच्छी तरह से, ताकि मामले की निपटारा हो जाए। अगला पॉइंट बोलता है, महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। और महतो के पास जो होता है गाइज, प्रशासनिक यानी कि इंग्लिश में बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव, और न्यायिक यानी जुडिशरी, दोनों प्रकार के जो है अधिकार होता है। अब देख लेते हैं अगला जो पद है गाइज, मांझी। मांझी पद का जो कार्यभार क्या होता है, उनका उत्तरदायित्व क्या होता है, इसको समझते हैं बारीकी से गाइज। यह महतो का सहयोगी होता है, जो महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मांझी जो क्या होता है, जो गांव का जो ग्राम प्रधान होता है महतो, उनका एक सहयोगी यानी असिस्टेंट होगा, कौन, मांझी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मांझी के नाम से जाना जाता है वो व्यक्ति आपका महतो का असिस्टेंट होगा। यह क्या करता है कि जितना भी महतो का जो आपका पंचायती आदेश होता है, उनको जाकर लोगों तक पहुंचाने का कार्य किनका काम होता है, आपका मांझी का होता है। ये इनका पद हुआ और इनकी उत्तरदायित्व हुआ।
अगला है गाइस, ये जो हुआ तो 11वें स्तर पर। अब थोड़ा सा एक शब्द को समझ लेते हैं, पढ़ा या पढ़ा। ये शब्द होता क्या है, यानी कि ये पद क्या है या तो ये क्या है, इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझिए। पढ़ा पढ़ा हो क्या, पढ़ा बोलिए या पढ़ा बोलिए, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे गाइस। देखिए पहला पॉइंट बोलता है ये कई गांव, या तो 5 गांव होगा, या तो 7 गांव होगा, या तो 11 गांव होगा, या तो 22 गांव से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहते हैं। देखिए 5 गांव होगा, 7 गांव, 11 या 22, इन सब से मिलाकर अंतरग्रामीय पंचायत होता है, ठीक है। इन्हीं को मिलाकर एक पढ़ा कहा जाता है, ठीक है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। देखिए गांव का निपटारा आपका महत्व कर देगा, ठीक है, लेकिन 2 गांवों के बीच का जो आपका निपटारा अगर करना हो, कोई अगर विवाद हो 2 गांवों के बीच में या 2 से अधिक गांवों के बीच में हो, तो उनका जो निपटारा करता है पढ़ा शासन व्यवस्था के अंतर्गत, वो पढ़ा में ही किया जाता है ना, पढ़ा पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। 2 गांवों का निपटारा, यानी 2 गांवों के बीच का जो विवाद होता है उनका निपटारा कौन करता है, तो गाइज आपका पढ़ा पंचायत में ही किया जाता है। अगला है पॉइंट, यह निम्न, मध्य तथा उच्च तीनों स्तर में विभक्त होता है। यानी कहने का मतलब ये छोटा लेवल में भी रहेगा, मिडिल लेवल में भी रहेगा, और हाई लेवल तक भी पाया जाता है। निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत के फैसले का निपटारा ना होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। जब निम्न और मध्य स्तर में कोई मामला पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं होता है गाइस, तो उस मामले को कहाँ भेज दिया जाता है, उच्च पंचायत में भेज दिया जाता है, ताकि इनका जो है इस मामले का निवारण हो सके, यानी निर्णय बढ़िया से दे दिया जाए, ठीक है। अगला पॉइंट बोलता है पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता इंपॉर्टेंट होती है गाइज। पुरुष तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में महिला का भी होना अनिवार्य होता है इस शासन व्यवस्था में। चलिए अगला है गाइज, अब थोड़ा सा समझते हैं पढ़ा राजा ये शब्द होता क्या है और इसके क्या उत्तरदायित्व होते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। देखिए पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होगा वो पढ़ा राजा के नाम से जाना जाता है। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सका, उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि ग्राम स्तर पर जो भी मामला होगा, अगर महतो जो गांव का प्रधान होता है वो अगर सही तरीके से निपटारा नहीं कर पाता है उस मामले को, तो बेचारा वो क्या करेगा कि पढ़ा राजा के पास वो ट्रांसफर कर देगा और बोलेगा कि भाई इस मामले की आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये मामला जो है हमसे निपटने वाला नहीं है। तो ये आपका पढ़ा राजा का उत्तरदायित्व हुआ। चलिए अब समझते हैं पढ़ा दीवान के बारे में, है ना, इनका क्या होता है और क्या इनकी उत्तरदायित्व होती है। पहला पॉइंट बोलता है यह सर्वोच्च पदधारी है। पढ़ा जो दीवान होता है सबसे ऊंचा पदधारी होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरह इसका कार्य होता है। यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है तथा इनके बीच समन्वय बनाता है। देखिए सबसे सर्वोच्च जो आपका पदधारी हो गया इस शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान हो गया, ठीक है। ये जे आपका सुप्रीम कोर्ट की तरह हो गया पढ़ा दीवान, है ना, जो पढ़ा राजाओं से सबसे ऊपर होता है और क्या करता है, ये पढ़ा राजाओं के बीच समन्वय बनाकर रखता है। अगला पॉइंट बोलता है पढ़ा राजा, देखिए अगला पॉइंट बोलता है कि पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। देखिए पढ़ा राजा द्वारा जो भी मामले को अच्छी तरह से निपटारा अगर नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, पढ़ा राजा लोग पढ़ा दीवान को उस मामले को हस्तांतरित कर देते हैं, यानी ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई ये जो मामला है हमसे अच्छी तरह से निपट नहीं रहा है, इसलिए
आप देख लीजिए कि इस मामले की अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कीजिए, यानी कि इस मामले को बढ़िया तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट करके इस मामले का निपटारा कीजिए। ये आपको कौन करता है? तो भाई जो पढ़ा राजा लोग होते हैं वो मामले का निपटारा नहीं कर पाया तो पढ़ा दीवान इसका सॉल्यूशन निकालता है उस मामले का। ठीक है, चलिए अगला आप समझते हैं पाहन। पाहन भी एक पद होता है गाइस, इसके कार्य को भी देखेंगे और उत्तरदायित्व को देखेंगे। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है, यानी कि गांव का जो धार्मिक प्रधान होगा वो पाहन के नाम से जाना जाता है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि पूजा पाठ करना, पर्व त्योहार में पूजा पाठ करना, पर्व त्योहार में कोई भी कार्य करना, शादी विवाह का जो कार्य होगा वो भी आपका पाहन का काम होता है। और आदि संबंधित कार्यक्रमों का संचालन पाहन के द्वारा ही किया जाता है। यानी कहने का मतलब जितने भी धार्मिक सांस्कृतिक कार्य होंगे, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह, ये सभी पाहन के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। कहने का मतलब जो मैरिड व्यक्ति होगा, मैरिड पर्सन होगा, वह उन्हीं को ये पद सौंपा जाता है, पाहन वाला। ठीक है, अगला है आपका पॉइंट बोलता है पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाता है। देखिए गाइज, पाहन को खर्चे के तौर पर, यानी खर्चा जो होता है पूजा पाठ में, उसकी खर्च निकल सके, इनकम हो सके, उस पूजा पाठ शादीशुदा जो भी है उसका खर्च लगेगा ना गाइज, तो उस खर्च का जो इनकम अगर नहीं होगा तो भाई घर से तो नहीं लगाएगा। इसीलिए उन्हें एक क्या होता है कि इस शासन व्यवस्था में पाहन जी को एक भूमि दिया जाता है, जिसे उस भूमि का नाम क्या पड़ता है? पहनई भूमि। और पाहन क्या करता है? उससे जो भी आपका इनकम होता है उस इनकम के जरिए ही आपका पूजा पाठ करने का काम करता है गांव देहात में, है ना। चलिए अगला जो है आपका पॉइंट बोलता है शुरुआत में पाहन का प्रमुख कार्य गांव के सभी प्रशासनिक व धार्मिक कार्यों का संपादन करना था तथा इससे संबंधित कुल को पाहन खुट कहा जाता था। देखिए शुरुआत में जब ये शासन व्यवस्था चालू हुआ था तब पाहन का कार्य क्या होता था? पाहन का जो काम होता था गांव के सभी प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों का संपादन करना होता था। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया या धार्मिक हो गया, सब के सब पाहन ही करता था। और तथा इससे संबंधित कुल, यानी कि इससे संबंधित कुल को क्या कहा जाता था? पाहन खुट कहा जाता था। अगला पद को समझते हैं गाइज, बेगा। बेगा भी एक पद होता है, इसके बारे में जानते हैं और इनकी उत्तरदायित्व को भी जानते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस शासन व्यवस्था में। इसे वेदा भी कहा जाता है या पाहन को सहयोग करता है। देखिए बेगा जो होता है पाहन का एक असिस्टेंट हो गया गाइज, कहने का तौर पर यही हो गया, असिस्टेंट हो गया पाहन का। दूसरा बोलता है यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। और जो भी ग्रामीण देवता होंगे उनको पूजा करके शांत करने का काम किसका होगा? तो भाई आपका पाहन के असिस्टेंट बेगा का ही होता है। महतो के कार्यभार से पूर्व बेगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। जो गांव का प्रधान महतो होता था गाइज, इससे पुरोहित क्या होता था? इससे पहले यानी कि महतो से पहले जो है ये कार्यभार, यानी कि जो गांव का प्रधान जो बनना है महतो, उससे पहले आपका बेगा ही गांव का पुरोहित यानी कि एक तरह से प्रधान होता था। और एक लौकिक प्रधान यानी पुरोहित और लौकिक प्रधान बेगा ही होता था महतो से पहले। महतो अब हो गया है, पहले आपका बेगा ही संभालता था ये ग्राम का प्रधान को। चलिए अगला है डाडा पढ़ा। डाडा पढ़ा के बारे में भी समझते हैं। पहला पॉइंट बोलता है ये कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन है। ये क्या है? डाडा पढ़ा संगठन है गाइस, जो कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट बोलता है इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्य के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। एक तरह से मेंबरशिप लेना पड़ता है गाइस, है ना, पढ़ा के प्रत्येक गांव को, और उसके बदले में उसको अधिकार देकर कुछ दर्जा दे दिया जाता है। अगला है इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है। जब सदस्य दिलाया जाता है या देता है, जब सदस्य मेंबरशिप जब ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि पद के अनुरूप
जो भी पद होगा उसके अनुरूप क्या होते हैं, उन सदस्यों को अधिकार दिया जाता है और कर्तव्य दिया जाता है, साथ ही साथ प्रशांत चिन्ह भी दिया जाता है। ठीक है, अगला है गाइज पढ़ा पंच। अब पढ़ा पंच क्या होता है, इनको भी समझ लीजिए। आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। पढ़ा पंच का जो आयोजन किया जाता है आश्विन आश्विन के पूर्णिमा के दिन किया जाता है। एक तरह से समझ सकते हैं गाइस, फेस्टिवल टाइप से। चलिए अब समझते हैं दूध भैया गांव। पहला पॉइंट बोलता है कि यदि कोई गांव संबंधित पढ़ा से बिना संबंध विच्छेद किए किसी अन्य पढ़ा से संबंध होना चाहता है तो उसे दूध भैया गांव। कहने का तात्पर्य होगा कि कोई भी पढ़ा गांव है वो अन्य पढ़ा गांव से अगर संबंध बनाना चाहता है, साथ ही साथ अपना जो संबंध है वो भी बरकरार रखना चाहता है जो दूसरे गांव से बना कर रखा है, और साथ में अन्य तीसरे गांव से अगर संबंध रखना चाहता है तो गाइस ऐसे गांव को दूध भैया गांव कहा जाता है। कहने का मतलब कि दो गांव के बीच में अगर संबंध है, साथ ही साथ तीसरे गांव से भी संबंध बनाना चाहता है, तो उस गांव को क्या कहेंगे, दूध भैया गांव कहेंगे, बिना कोई विवाद यानी अलग हुए। अगला है जब दूध भैया गांव नए पहड़ा में शामिल होता है तो वह अंतर पढ़ा बन जाता है। और इस तरह दूध भैया गांव जब नए पढ़ा में शामिल हो जाता है तो इस तरह वो क्या कहलाता है, अंतर पढ़ा गांव कहलाता है। अब अन्य तथ्यों में समझते हैं गाइस, इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेर गांव, चौथे को कोटवार गांव तथा शेष को प्रजा गांव के नाम से जाना जाता है। तो ये आज के सेशन में ओवरऑल आज का जो हमारा थ्योरी क्लास रहा गाइस, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से रहा। इस सेशन को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ गाइज। आई होप ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा गाइज। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों जो आपके करीबी दोस्त है जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी बच्चे जैसे सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी जरूरत पड़ेगा तो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।